Hello students, today we are going to start the next topic of history, the unification of Britain. In the previous videos, we learned about the unification of Germany and the unification of Italy. And in this video, we are going to learn the strange case of Britain or the unification of Britain. तो आज हम पढ़ेंगे किस तरह से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ, जिस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ या इटली का यूनिफिकेशन हुआ। तो उसी तरह से जो ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस कैसे कहा गया है या किस तरह से ब्रिटेन जो है यूनिफाई होता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो मैप है ब्रिटेन का उस समय किस तरह का था, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सो इट वाज स्कॉटलैंड, दिस पार्ट वाज स्कॉटलैंड, दिस वन वाज इंग्लैंड, और यहाँ थी वेल्स, और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड था, और ये जो नदर्न आयरलैंड था। तो यह जो इसका जियोग्राफिकल एरिया कहा जा सकता है कि इट वाज डिवाइडेड इन 5 एरियाज, जियोग्राफिकल एरियाज। 5 स्टेट्स थी इसकी, या रीजन्स में 5 अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ था। ऊपर वाले हिस्से में स्कॉटिश पीपल शासन कर रहे थे, यहाँ पर इंग्लिश पीपल शासन कर रहे थे, यहाँ वेल्स के, और यहाँ पर नदर्न आइलैंड के, और यहाँ ये पूरा आइलैंड था, लेकिन ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड पार्ट था इसका, आइलैंड का ही, और ये नदर्न आइलैंड था। तो इस तरह से जो उस समय जो ब्रिटेन का जो मैप था वो इस तरह का था, कहाँ पर कौन से लोग शासन कर रहे थे। मैंने अभी आपको जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल एरिया के बारे में बताया। आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, कौन कौन से प्रोसेस से इसे निकलना पड़ा, इसकी यूनिफिकेशन के लिए कौन कौन सी जो है यूनिफिकेशन में कौन कौन सा प्रोसेस लागू किया गया, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो जो यूनिफिकेशन है, इट वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, नॉट बाय सडन अपहेवल और रेवोल्यूशंस। कहने का मतलब क्या है कि ये जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ एक लंबी प्रक्रिया थी, यानी एक लंबे प्रयासों के बाद ये बना था। ये कोई अचानक से रेवोल्यूशन के कारण ब्रिटेन का निर्माण नहीं हुआ था, यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय क्या था कि वेरियस एथनिक आइडेंटिटीज़ थी, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की एथनिक आइडेंटिटीज़ थी। एथनिक आइडेंटिटीज़ क्या है कि एथनिक कल्चर, लैंग्वेजेस दे वर यूजिंग, देवर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर और लैंग्वेजेस। देयर वर पीपल बिलोंगिंग टू, कौन कौन से लोग थे, इंग्लिश थे, वेल्श थे, स्कॉट थे और ईरिश पीपल थे। तो इंग्लिश जो पार्लियामेंट था वो बड़ा, क्यों इसने पावर ली फ्रॉम मोनार्की 1688 में, क्या हुआ कि उस समय जो इंग्लिश नेशन था, बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the islands। ये तो पता ही है आपको, ये आइलैंड्स थे। तो जो इंग्लिश नेशन था धीरे धीरे इसने अपनी पावर बढ़ाई, वेल्थ बढ़ाया, और इसने शक्तियों को बढ़ाया, और ये स्ट्रॉन्ग हो गया, और इसने अपना जो दबदबा था बाकी नेशंस पर, आइलैंड नेशंस पर बनाना शुरू कर दिया। और जो द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ, जो कन्फ्लिक्ट था, किसका कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट था ऑफ कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट का। तो इसने क्या किया, जो इंग्लिश पार्लियामेंट था इसने मोनार्की से जो है 1688 में इसने अपने हाथ में ले ली पावर, अपना इंग्लिश पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर दिया। और कहने का मतलब क्या है कि उस समय जो मोनार्की सिस्टम था उसको ख़त्म करके इसने क्या बना दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित कर दिया था, यानी राजा रानी का शासन तो रहेगा, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, इंग्लिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और फिर उसके बाद क्या था कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, जो कैथोलिक्स थे और जो प्रोटेस्टेंट थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट का जो डोमिनेंस था, वो जो इंग्लिश पीपल थे देवर प्रोटेस्टेंट, यानी कि, और जो कैथोलिक्स थे यानी क्रिश्चियन लोगों का जो 2 ग्रुप में, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो क्रिश्चियन थे वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट 2 तरह के थे। तो कैथोलिक्स होते थे कंजर्वेटिव्स और पुरानी रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स टाइप के, और जो प्रोटेस्टेंट होते थे वो लाइबरल टाइप के होते थे, यानी कि वो नई मॉडर्न टाइप के होते थे, और दे वांटेड मॉडर्नाइजेशन, दे बिलीव्ड इन डेमोक्रेसी सिस्टम, दे बिलीव्ड इन द नेशनलिज्म। तो जो कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट था, और जो प्रोटेस्टेंट
थे जो वो कहाँ पर थे ज़्यादा, वो इंग्लैंड के अंदर थे। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो यहाँ पर डोमिनेंस किनका हो गया था, इंग्लिश पार्लियामेंट का हो गया था, इंग्लिश लोगों का हो गया था। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपने जो पार थी और एक्सटेंड करते गए और जो एरिया था स्कॉटलैंड का उसको अपने साथ मिला लिया। तो क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन हुआ 1707 में। तो ये एक्ट ऑफ यूनियन क्या था, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मेंटेन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। तो अब जो मैंने अभी आपको बताया, जो प्रोटेस्टेंट थे यहाँ पर इंग्लैंड के जो ज़्यादा लोग थे, तो और उन्होंने जो एक्ट ऑफ यूनियन था 1707 का, इन्होंने किसको अपने एक कामयाब हो गया था स्कॉटलैंड को अपने में मिलाने में, फॉर्मेशन हो गया यूनाइटेड किंगडम का और ग्रेट ब्रिटेन का। और इसका जो इफेक्ट था, इस तरह से अपना इन्फ्लुएंस जो है स्कॉटलैंड पर दिखाने में कामयाब रहा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज के लोग ज़्यादा थे या कौन सी कम्युनिटी के, वो इंग्लिश मेंबर्स यानी इंग्लैंड के लोग ज़्यादा थे। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट द स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वाज सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। तो क्या होना था, ये तो सीधी सी बात थी, जब यहाँ पर जिन लोगों की मेजोरिटी होगी यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, जो मेजोरिटी थी वो इंग्लिश पीपल की थी, तो उन्होंने जो स्कॉटलैंड की जो डिस्टिंक्टिव अलग से जो कल्चर था और जो उनका जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, उन्हें एक सिस्टमेटिकली तरीके से उसको दबाना शुरू कर दिया, सप्रेस्ड कर दिया। तो जो कैथोलिक क्लैंस थे दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड अ लॉट। तो जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया, जो कैथोलिक पीपल थे जो स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहने वाले थे, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए। वेन एवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, जब कभी भी उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस प्राप्त करने की कोशिश की तो उन्हें सप्रेस कर दिया जाता था। द स्कॉटिश हाईलैंड्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस, क्योंकि यहाँ पर जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे उन्हें मना कर दिया कि यू आर नॉट सपोज टू स्पीक यूर ओन लैंग्वेज, यू हैव टू स्पीक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। यानी उन्होंने प्रमोट किया किसको, इंग्लिश लैंग्वेज को ही बढ़ावा दिया। एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और बड़ी संख्या में वहाँ के जो लोग थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया, उनके ही होमलैंड से बाहर निकाल दिया गया। तो नेशनल ड्रेस कौन सी पहननी पड़ती थी उनको, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट की होती थी, जो इंग्लिश लोगों की होती थी, वही ड्रेस उनको पहननी पड़ती थी। तो इस तरह से जो था, जो यूनिफिकेशन हुआ किसके साथ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का। बाद में ब्रिटेन को सपोर्ट हुई प्रोटेस्टेंट की, तो कहाँ के, जो आयरलैंड की, जो आयरलैंड का कौन सा पार्ट था, जो नदर्न पार्ट था, वहाँ से इनको क्या मिली, सपोर्ट मिली। और रिवोल्ट बाय, किसने रिवोल्ट किया, इसके लिए जो वॉल्फ टर्न थे आयरलैंड के, जो नीचे वाला जो पार्ट है रिपब्लिकन आयरलैंड का, उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन हिज यूनाइटेड इरिशमैन ने भी विरोध किया, लेकिन वो फेल हो गए। और लास्ट में क्या हुआ, जो है आयरलैंड भी ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिल गया 1801 के अंदर। तो इस तरह से जो कंट्री थी आयरलैंड सफर्ड ए सिमिलर फेट, आयरलैंड को भी इसी फेट से गुजरना पड़ा। किस तरह का, इट वाज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड, किस तरह से बटी हुई थी, बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में बटी हुई थी। तो द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। तो जो इंग्लिश थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को मदद किया, आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट थे उनको मदद किया कि वो अपना डोमिनेंस पूरे कैथोलिक कंट्री पर शासन स्थापित कर लें। और जो कैथोलिक रिवोल्ट से अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस, उन्हें सप्रेस्ड कर दिया गया। और आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वॉल्फटॉन एंड हिज यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड इरिशमैन 1798, आयरलैंड वाज फोर्सिबली क्या कर दिया गया था, उनको इनकॉर्पोरेटेड कर दिया गया इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो इस तरह से जो प्रयास किया, जो वहाँ के वॉल्फटॉन थे और जो यूनाइटेड इरिशमैन थे 1798 में, उनका जो रिवोल्ट है वो फेल्ड हो गया, उनको दबा दिया गया और एक नया जो ब्रिटिश नेशन था वो बनकर सामने आ गया। जो सिंबल थे न्यू ब्रिटेन के, उसमें किसको यूज़ किया गया, ब्रिटिश जो कल्चर था, ब्रिटिश फ्लैग को यूज़ किया गया, यानी यूनियन जो जैक था उसमें यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ किया गया। और नेशनल एंथम जो थी, कौन सी थी नेशनल एंथम, उनको यूज़ किया गया, गॉड सेव आवर नोबल किंग। द इंग्लिश लैंग्वेज को प्रॉम्प्ट किया गया। दीज वर द एक्चुअली प्रॉम्प्टेड
promoted and the older nations survived only as subordinate partners in this union. तो इस तरह से एक्टिवली जो प्रोमोटेड थे और ओल्डर नेशन थे वो सर्वाइव किस तरह से कर सके, सिर्फ सबॉर्डिनेट पार्टनर बनकर रह गए इस यूनियन में। तो इस तरह से ये कहानी थी यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आज हम ये भी देखेंगे कि कौन से पार्ट को यूके कहा जाता था, कौन सा पार्ट ग्रेट ब्रिटेन का था और कौन से पार्ट को ब्रिटिश आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो जो स्कॉटलैंड और जो ब्रिटेन का पार्ट था, यानी ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और ये जो वेल्स का पार्ट था, ये टोटल कहलाता था, ये जो लाइन खींची गई है ये ग्रेट ब्रिटेन की है। किस नाम से जाना जाता था? ग्रेट ब्रिटेन। और उसके बाद है आपका जो जब नदर्न आइलैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स ये सब इस यूनियन कह सकते हो आपकी, ये जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ जब नदर्न आइलैंड मिल गया तो ये बन गया यूके, यूनाइटेड किंगडम। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो पार्ट था जिसमें रिपब्लिकन आइलैंड भी आ जाता है, ये क्या कहलाता था? ब्रिटिश आइलैंड्स कहलाता था ये, आइलैंड्स। तो इस तरह से इसका निर्माण हुआ। ये ब्रिटिश आइलैंड्स का पार्ट हो गया, ये ब्रिटिश आइलैंड्स, और ये हो गया ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये था ग्रेट ब्रिटेन। और जब इसमें नदर्न आइलैंड भी इसमें शामिल हो गया तो ये एक पूरा पार्ट बन गया यूके। और अगर हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी बीच में मिला देते हैं तो ये पूरा पार्ट बन जाता है ब्रिटिश आइलैंड्स। तो ये थी कहानी पूरी यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की। अब इसका एक आंसर्स है, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन कैसे हुआ उसके पीछे, ये आंसर्स आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। तो इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन रेवोल्यूशन। ये पहला पॉइंट आपने जितनी बार भी यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है या किसी भी तरह का क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है तो आपने ये क्वेश्चन का आंसर में ये पहली लाइन जरूर लिखनी है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सडन रेवोल्यूशन, इट वाज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ये बड़ा ही लंबा प्रोसेस था। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइलैंड्स वर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और इरिश। ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन। इन सब के अपने अपने कल्चर और ट्रेडिशन थे। बट द इंग्लिश नेशन ग्रू स्टेडली इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश नेशन ने अपनी पावर को बढ़ाया, शक्तियों को बढ़ाया, पैसे को बढ़ाया। दस इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर नेशन। इस प्रकार से जब इसने अपनी शक्तियों को और वेल्थ को बढ़ा लिया तो इसने अपने दूसरे नेशंस पर भी अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना शुरू कर दिया। The Act of Union 1707 between England and Scotland resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना और 1801 में आयरलैंड जो है फोर्स टू ज्वाइन द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। तो 1801 में आयरलैंड को फोर्स किया गया कि वो जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन को शामिल करें। तो इस तरह से ये आज हमने पढ़ा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो अगर आप if you like my video then don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.